हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हुए तशद्दुद के वाकयात के बाद नॉर्थ एमसीडी ने सी ब्लॉक में आज गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात हटाने की मुहिम शुरू की और बुलडोजर चलाए। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी के बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में जूं की तूं सूरत हाल को बरकरार रखने की हिदायत दी, लेकिन जहांगीरपुरी में चल रहे बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक की हिदायत की तामील में ताखीर ने कई सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इनेदामी कार्रवाई जारी रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रद्द अमल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि क्या मेयर इस मामले के फरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रद्द अमल के बाद इनेदामी कार्रवाई रोकी गई। कार्रवाई के दौरान मस्जिद से लगे हिस्से को गैर कानूनी बताकर मुनद्दिम किया गया। इस बात से लोगों में नाराजगी है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत होगी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर समाअत से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समाअत कर रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के सी ब्लॉक में नॉर्थ एमसीडी की जानिब से गैर कानूनी कब्जा हटाए जाने के नाम पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर की जद में आने से कई लोगों की रोजी रोटी का बहरान पैदा हो गया, जिनमें दोनों ही मजाहिब के लोग हैं। हालांकि ज्यादा नुकसान मुस्लिम तबके के लोगों का हुआ है। इलाके में पुलिस की भारी जमीयत तैनात है। यह पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के सी ब्लॉक में चला बुलडोजर। नॉर्थ एमसीडी की जानिब से गैर कानूनी कब्जा हटाए जाने के नाम पर चला बुलडोजर। बुलडोजर की जद में आने से कई लोगों की रोजी रोटी का मसला हुआ पैदा। अंजार अंसारी 1995 से जहांगीरपुरी इलाके में छोटा मोटा काम करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। उनका छोटा सा होटल है जिसके बाहर तंदूर लगा हुआ था, जिसे तोड़ दिया गया। पहली मंजिल पर वो क़याम पजीर है जिसका जीना भी मुनहदिम कर दिया गया है। अब सीढ़ी लगाकर घर तक पहुंचना होगा। उनकी दुकान के आगे बंद होने वाला टीन शेड लगा था। लाख फरियादों के बावजूद भी कारपोरेशन का बुलडोजर नहीं रुका। अब वो यहाँ अफसुर्दा बैठे हैं। उनका कहना है कि सुबह 10:45 पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी थी, लेकिन कारपोरेशन के लोग नहीं माने और तकरीबन 11 बजे उनकी दुकान और मकान पर कार्रवाई की गई। हम तो यहाँ सब 2095 से रह रहे हैं। 1995? हाँ, वो 1995 से। और अपना मजदूरी का काम करते हैं, छोटा मोटा ढाबे का काम है अपना, यही काम चलाते हैं अपना। और हमारी जो छतरी थी सब दीवारों से लगी हुई थी, फोल्डिंग छतरी है ये। इनसे एमसीडी का कोई नुकसान नहीं है, कोई सड़क का घेराव नहीं है, नाले का घेराव नहीं है। एक छोटा सा जिन्ना लगा हुआ था ये, वो आने जाने के लिए। गली से हमारा रास्ता नहीं है। हाँ, ये भी तोड़ दिया गया। अब देखो जी कैसे जाएंगे, अपना कुछ थोड़ा बहुत साधन करेंगे, लकड़ी गुड़ी की सीढ़ी लगा। अरसे से वो फ्रूट जूस की दुकान चलाते आ रहे हैं। डीडीए ने उन्हें ये दुकान अलॉट की थी। गणेश गुप्ता डीडीए को किराया भी देते हैं। उनका कहना है कि कोई नोटिस नहीं आया। कागजात दिखाए, फरियादें की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब अदालत का दरवाजा खटखटाने के बारे में सोच रहे हैं। अफसर क्या आए, बुलडोजर आया, पंजा मारने लगा। मैं कहा रुको भाई, कागज देखो, ये लीगल दुकान है, डीडीए की अलॉटमेंट की दुकान है। लेकिन कोई अफसर आगे नहीं आया, कागज देखने के लिए नहीं आया। पूरी मीडिया के सामने दिखा रहा हूँ, एक एक पेज खोल के दिखा रहा हूँ, लेकिन कोई अफसर देखने को भी तैयार नहीं है। कोई नोटिस नहीं आया। पहले भी ऐसे अतिक्रमण हटाते थे, आते थे, कागज देखते थे, फिर चले जाते थे। हमें इसे दंगे का से क्या मतलब है? हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, न कोई हम दंगे में शामिल हैं, न कुछ है, फिर भी क्यों तोड़ा गया? सी ब्लॉक के सामने ये जी ब्लॉक जहांगीरपुरी का इलाका है। इस इलाके में भी टीन शेड और तजावजात का सी ब्लॉक जैसा ही नजारा है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
ये नॉन मुस्लिम समुदाय का इलाका है और यहाँ पर भी थोड़ी सी कार्रवाई हमको देखने को जरूर मिली है, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। जो इलाका है ये नॉन मुस्लिम का इलाका है, यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई है। यही वजह है कि एक तो सवाल लगातार ये उठ रहा है कि कार्रवाई की गई, लेकिन जब मंदिर तक बुलडोजर पहुंचा कि जामा मस्जिद का जो नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, वो अतिक्रमण था, उस पर एमसीडी का बुलडोजर चला है, लेकिन उससे आगे जैसे ही मंदिर के पास तक बुलडोजर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर की कॉपी थी वो पहुंच गई और वहां पर उसको रोक दिया गया। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अतिक्रमण हटाया गया, सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर के भी है, क्योंकि कोई नोटिस नहीं दिया गया। जहां तक हमारी बातचीत हुई यहाँ के तमाम लोगों से, तो नोटिस न देने को लेकर भी एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी इलाके के इनेदामी कार्रवाई के मुतासरीन से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने इन्हें इलाके में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। ओवैसी ने कहा कि इन्हें इलाके में दाखिल नहीं होने दिया गया। ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि एक मखसूस तबके को निशाना बनाकर बुलडोजर चलाया गया। और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस को है, वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि 6-7 साल से आपकी सरकार है, जब तक आपने क्यों नहीं तोड़ा। 26/11/2021 को अमित शाह ने डिक्लेयर किया कि 85,000 सम डेवलपर्स रेगुलाइज किया हमने अनऑथराइज को। तो इन लोगों को क्या है, आप अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलाइज कर दिया, अगर ये है तो इनको भी रेगुलाइज करिए ना। ये कौन सी बात है कि निकाल कर फेंक देना इनको। जमीयत उलमा हिंद महमूद मदनी ग्रुप के सेक्रेटरी नियाज अहमद फारूकी ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलता रहा, जो कि अदालती हुक्म की सरीह खिलाफ वर्जी है। नियाज अहमद फारूकी ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि आज ये मुद्दा हमने अदालत में उठाया था और कल भी इस मामले को उठाएंगे और जिन लोगों ने अदालत के फैसले की तामील बरवक्त नहीं की है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। दावे साहब, दुष्यंत दावे साहब, वो अदालत में पेश हुए चीफ जस्टिस के सामने। उन्होंने उनसे कहा कि आपके हुक्म के बावजूद ये भी डिमोलिशन चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त एक्शन लिया और फौरी तौर पर उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उनको ऑर्डर किया कि आप फौरी तौर पर इन 3 लोगों को कम्युनिकेट करिए और इसे रोका जाए। और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से ये फायदा हुआ कि कम से कम 1 घंटे में रुक गया, वरना तो ये शाम तक ऐसे ही चलता रहता कि जब तक कि उनकी साइन की हुई कापी ना आए, जो प्रोसीजर होता है। तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने तौर पे ये एक्शन लिया। हम लोग भी जो कुछ कर सकते थे हमने किया, लेकिन ये उसके लिए जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है और जो एमसीडी के जो अफसरान हैं और जो पुलिस में जो लोग, उनके लिए अच्छी बात नहीं थी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बुलडोज करने की कोशिश की है। तो इस पे ज़रूर हम इसको कल सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को पेश करेंगे। इस पे तो हम मेजर सवाल उठाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का। जमीयत उलमा राजस्थान करौली तशद्दुद के बाद करौली में गंगा जमनी तहजीब को फिर से बढ़ावा देने पर काम कर रही है। जमीयत के रियासती सदर मौलाना मुफ्ती महमूद कासमी ने करौली का दौरा करके तमाम फ़िरक़े के लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की कि वो नफरत का माहौल फैलाने वालों से बचें, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की मदद करें और मोहब्बत और भाईचारे से रहें। उन्होंने मौके पर तमाम मज़ाहिब के लोगों में राशन तकसीम की। साथ ही लोगों से कहा कि वो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की दुकान फिर से बनाने में मदद करें। उलमा राजस्थान के जो सदर हैं मौलाना महमूद कासमी साहब, उन्होंने करौली का दौरा किया है। दौरा करने के बाद में जो आपसी प्यार मोहब्बत है उसको बढ़ावा देने की बात की है। उन्होंने ग्राउंड पे दौरे में क्या जायज़ा लिया है, किस तरह से कोशिश करेगी, क्योंकि जमीयत ये कोशिश करेगी कि हिंदू और मुस्लिम तमाम लोगों की जो संपत्तियों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे और इसमें किसी तरह का कोई ऐसा भेदभाव ना हो, ताकि आपसी मोहब्बत और गंगा जमनी तहजीब आगे बढ़े। कैसे आप जो है वहाँ पर फिर से जो है सांप्रदायिक सौहार्द की बहाली की कोशिश कर रहे हैं? सर, मैं वहाँ गया और दोनों ही तबके के लोगों से, हिंदू भाइयों से भी मिला, मुसलमान भाइयों से भी मिला। और मिलने के बाद में वहाँ अब देखा कि धीरे धीरे आपसी मोहब्बत और प्यार में इजाफा होता जा रहा है और लोग जो एकदम से दूरी पैदा हो गई थी वो आहिस्ते आहिस्ते कम हो रही है। और ये चीज़ तो सदियों से, हमारे पुरखों से, हज़ारों साल से हिंदू मुस्लिम इस मुल्क में एक साथ रहते आए हैं और हमेशा रहेंगे हम। ये छोटी मोटी घटनाएं जो इस तरह की हो जाती हैं तो उसके ऊपर हम जो है
वो गहरा दुख भी हुआ, लेकिन वहाँ सब मिल करके अब कह रहे हैं कि आइंदा हम इस तरह की कोई चीज़ नहीं होने देंगे और आपस में मिलजुल करके हम ये करौली का जो नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट से भी अपील की गई है और सरकार वहाँ काम कर रही है और जल्द से जल्द उनके नुकसान की तलाफी भी होगी और आपस में। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। मजहबी जुलूसों की आड़ में मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत पर फसादात लादे जा रहे हैं। इन जलसों के पीछे कौन सी ताकतकार फरमा है, इसको मंजर-ए-आम पर लाना चाहिए और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का मुतालबा मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने किया है। कौंसिल की जानिब से डिवीजनल कमिश्नर को मुतालबाती मेमोरेंडम दिया गया। इस मेमोरेंडम में रियासती हुकूमत से राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई और औरंगाबाद शहर में होने वाले राज ठाकरे के प्रोग्राम की इजाजत न देने का पुलिस से मुतालबा किया गया। कौंसिल के नुमाइंदा वफ्द में एडवोकेट खिजर पटेल, सलीम सिद्दीकी, जियाउद्दीन सिद्दीकी, मुंतखबुद्दीन कामरान खान और दीगर शामिल थे। मुस्कान का प्रोग्राम औरंगाबाद में नहीं करने दिए पुलिस ने, वैसा ही जो है राज ठाकरे प्रोग्राम भी ना हो, क्योंकि उसके बाद फौरी 3 दिन बाद ईद है और खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम और होता है तो पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकेंगी, बड़ा दंगा औरंगाबाद में होने के चांसेस है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जो है तो यहाँ पर प्रोग्राम ना हो राज ठाकरे का। भारत के अंदर जो है भारत जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, लेकिन आप देखेंगे कि हथियारों की नुमाइश खुलेआम हो रही है। ये ड्यूटी पुलिस की है कि पुलिस उसको वक्ती तुरंत रोके। अगर एक समाज के लोग ओपनली अगर हथियार लेके निकल रहे हैं तो उनको पुलिस ने उसी वक्त रोकना चाहिए। अभी दिल्ली के अंदर जो फसाद हुआ है उस रैली को तो परमिशन ही नहीं थी। ओपनली हमने देखा है कि हर कर्नाटक में ठेकेदार संतोष पाटिल की खुदकुशी के मामले में हुकूमत ने कमजोर एफआईआर दर्ज किया है। बेंगलुरु में समाजी कारकुन आलम पाशा ने यह बात कही। आलम पाशा ने कहा कि संतोष पाटिल के भाई ने शिकायत में बीजेपी लीडर येशुरप्पा के खिलाफ रिश्वत के इल्जामात आयद किए हैं, लेकिन इन इल्जामात को एफआईआर में हज़फ किया गया है। संतोष पाटिल 12 तारीख को खुदकुशी कर लिया। उसमें उन्हें अकेला था कमरे पे, मगर इसका क्या है तब भाई फोर्स खुदकुशी करके सब कुछ वो सब पता है। एफआईआर हुआ, स्टेट गवर्नमेंट एफआईआर डालने का मतलब ईश्वरप्पा का इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद 13 तारीख को कंप्लेंट दिए उनकी फैमिली भाई। कंप्लेंट में उन्हें रिश्वत लिया, इन्हें रिश्वतखोर था, रिश्वत दे नहीं सकता, मैं उधार करके 108 जगह काम किया, रिश्वत नहीं होती। दिल्ली के लोधी स्टेट में आज सेम के जरिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप में सोनाली खान, मैनेजिंग डायरेक्टर सीसैम वर्कशॉप इंडिया ने शिरकत की। वर्कशॉप में इस बात पर तवज्जो मरकूज की गई कि कोरोना वबा ने बच्चों और फैमिलीज पर जो जहनी नफ्सियाती असरात मुरतब किए हैं, इनसे इन्हें कैसे बाहर निकाला जाए, बच्चों के डिप्रेशन को कैसे दूर किया जाए। वर्कशॉप में इस बात पर भी रोशनी डाली गई कि इस मुश्किल वक्त में वालिदैन कैसे अपने आप को कूल रख सकते हैं। हम आज देख रहे हैं बच्चों की जो परिस्थिति है, जो स्कूल नहीं गए हैं 2 साल से, अभी वापस बिल्कुल अभी स्कूल खुल रहे हैं, पर फिर भी एक सॉर्ट ऑफ डर का माहौल है। तो इस परिस्थिति में हमें बच्चों की जो ग्रोथ है उस पर बहुत और ध्यान देना पड़ेगा। यही नहीं कि उनकी पढ़ाई लिखाई क्या है, पर उनकी जो मानसिक स्थिति है, उनकी जो स्ट्रेसेस है, एंग्जाइटीज़ है, ये पेरेंट्स को बहुत गौर से देखना पड़ेगा। और ये आज जो हमारा समिट है वो उसके ऊपर है कि आज जो हम देख रहे हैं, शायद जिस स्केल पे देख रहे हैं, उसको अगर हम बच्चों की जो परवरिश है, उनकी जो ग्रोथ है, उनको हम अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जो मेंटल वेलबींग की बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, उसको हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ईद की आमद के मौके पर कौमी खिदमतगार कमेटी के कारकुनान के जरिए कोरोना कहर में सरपरस्तों से महरूम हुए बच्चों और यतीम बच्चों में ईद के कपड़े तकसीम किए गए। कौमी खिदमतगार कमेटी के जरिए मुहिम का आगाज भोपाल के शांति नगर इलाके से किया गया, जहां यतीम बच्चों की बड़ी तादाद मुकीम है। कमेटी के जरिए जहां बच्चों में ईद की खुशियों को लेकर नए कपड़े फराहम किए गए, वहीं पर इनकी तालीम का भी अहद किया गया। प्रोग्राम में समाजी कारकुन फहीम चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में मुंतजमीन ने ईद तक तसलसल के साथ रोजाना किसी एक बस्ती में जरूरतमंद बच्चों को नए कपड़े फराहम करने का ऐलान किया। लोग हर साल ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी ईद की खुशियाँ जो हैं गरीब बच्चों के साथ और गरीब बस्तियों में जाकर बच्चों में कपड़े वगैरह तकसीम करके
ताकि जो लोग कपड़े नहीं ख़रीद सकते ईद की खुशियों में उनको भी शामिल किया जा सके और उनके लिए हम लोग कपड़े वगैरह तकसीम करते हैं कौमी खिदमत कमेटी की जानिब से। और इस बार भी हम लोग शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कई जगह ये तकसीम कर रहे हैं कपड़े। बच्चों के साथ तकसीम करने में बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौमी खिदमतगार कमेटी हर साल करती है और ये गांधीनगर के पास एक ये ऐसी बस्ती झुग्गी बस्तियों का इलाका है जो ये बच्चे माशाल्लाह ये आज सब बच्चे खुश हैं क्योंकि इनको ईद के लिए जोड़ा मिला है। तो इंशाल्लाह इनके साथ खुशी हमें भी उनसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमने इनकी मदद की है। तो अल्लाह ताला हमसे इस तरह से हमेशा काम लेता रहे और आइंदा भी इस तरह का काम करे। बरन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट ने चलो ऐप को मुतारिफ करवाया है। ताहम इस चलो ऐप में उर्दू को नज़रअंदाज किया गया है। बेस्ट बसों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग और बस का लोकेशन ट्रैक करने के लिए ऐप की खिदमत फराहम की गई है। इस ऐप को चलाने के लिए मुसाफिरों को 9 ज़बानों में सहूलत फराहम की गई है। इनमें अंग्रेज़ी, मराठी और हिंदी के अलावा मलयालम, तमिल, कन्नड़ और दीगर ज़बानों को शामिल किया गया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस ऐप में उर्दू ज़बान को शामिल नहीं किया गया। सरकारी सतह पर उर्दू के साथ होने वाली इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ भिवंडी से समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली रईस शेख ने आवाज़ बुलंद करते हुए चलो ऐप में उर्दू ज़बान के ऑप्शन को भी शामिल करने का मुतालबा किया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की असर-ए-नौ तश्कील का अमल जारी है। 22 अप्रैल को हज कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब भी होने जा रहा है। लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया की असर-ए-नौ तश्कील को लेकर तनाज़ा भी खड़ा हो गया है। बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी को खत लिखा है और हज कमेटी की तश्कील को हज एक्ट 2002 के तहत कराने और तमाम अरकान को नामजद किए जाने का सवाल उठाया है। कुंवर दानिश अली ने अपने खत में कहा है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की असर-ए-नौ तश्कील और चुनाव का अमल उस वक्त तक न किया जाए जब तक कि लोकसभा से 2 अरकान का नाम कमेटी के लिए नामजद न कर दिया जाए। खत में मौजूदा बनाए गए 7 अरकान को लेकर भी सवाल उठाया गया है कि हज एक्ट के तहत 19 अरकान का होना जरूरी है, जिनमें 4 मरकज के नामजद अरकान भी होते हैं, लेकिन वो चुनाव के अमल में वोट नहीं देते। मौजूदा वक्त में वजारत की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन में 22 तारीख को हज कमेटी की असर-ए-नौ तश्कील को लेकर चुनाव होना है, लेकिन फिलहाल 7 अरकान ही बनाए गए हैं। वहदत इस्लामी हिंद की जानिब से आज अनवर गार्डन में यौम बदर हालात हाजरा के तनाजुर में उन्वान के तहत एक जलसे आम का इनेकाद किया गया। जलसे में मौलाना मुश्ताक फलाही ने अपने खिताब में तारीख़ इस्लाम में जंग बदर की अहमियत, जंग बदर के हालात और मौजूदा हालात में जंग बदर के पैगाम पर तफसीली रोशनी डाली, जिसमें उन्होंने कहा कि आज मुल्क में जो हालात मुसलमानों के लिए दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं, इन हालात में हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। में आम शहरियान नांदेड़ ने शिरकत की अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने उनको यौमुल फुरक़ान के हवाले से ये पैगाम दिया कि फ़ी ज़माना आलमी सतह पर और मुल्क के भी जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में बहैसियत मुसलमान के हमारी अपनी क्या ज़िम्मेदारी बनती है। इस तौर पर यौम बद्र का पैगाम आम मुसलमानों के लिए ये है कि वो हालात का मुकाबला करें ईमान और इस्तिक़ामत के साथ, पामर्दी के साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। माह सियाम में लोग ज्यादा से ज्यादा रहमत और बरकत समेटने में लगे हुए हैं। मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमें भी नेकियों के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इसके तहत अल खैर फाउंडेशन और नांदेड़ यूथ मेमन कमेटी की जानिब से रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर रोजेदारों के लिए सहर का नज्म किया जा रहा है। अल खैर फाउंडेशन और नांदेड़ यूथ मेमन कमेटी के नौजवान रोजाना सहर के वक्त रेलवे स्टेशन का गश्त लगाते हैं और ट्रेनों में सफर कर रहे मुसाफिरों में सहरी का खाना मुफ्त तकसीम करते हैं। आमतौर पर शहर के वक्त किसी भी रेलवे स्टेशन पर खाने का इंतजाम नहीं होता। लंबे सफर के मुसाफिरों के लिए शहर का नज्म एक मुश्किल मरहला होता है। ऐसे में मुसाफिरों को शहर के हवाले से कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, बल्कि इन्हें आसान शहर का खाना मैसर आ जाए, इस बात की कोशिश की जा रही है। रोजाना 50 से ज्यादा मुसाफिरों में यह शहर का खाना तकसीम किया जाता है। माह सियाम सायफुगन है। फर्जंदान तौहीद इस मुक़द्दस महीने में रोज़ा रखने के साथ साथ खुसूसी इबादात में मसरूफ़ हैं। इफ्तार पार्टियों का भी एहतमाम हो रहा है। कोरोना वबा की वजह से 2 बरसों तक रमज़ानुल मुबारक के महीने में इज्तिमाई इफ्तार पार्टियों का एहतमाम नहीं हो पाया था, लेकिन इस मरतबा रमज़ान की रौनकें दोबारा लौट आई हैं।
आज न्यूज 18 उर्दू की पीसीआर टीम ने अपने रोजेदार साथियों के लिए इफ्तार पार्टी का पुरखुलूस एहतमाम किया। इस इफ्तार पार्टी में न्यूज 18 उर्दू डेस्क के अलावा दीगर डेस्क के साथियों ने शिरकत की। इस मौके पर दुआओं का भी एहतमाम किया गया। शुरका ने बी नवीन कुमार रेड्डी, जी सतीश, वाई श्रीनिवास रेड्डी, एम श्रीनिवास, वी श्रीनिवास और दीगर पर मुश्तमिल उर्दू पीसीआर की टीम को बेहतरीन इंतजामात के लिए मुबारकबाद दी। सेवा सदन डिग्री कॉलेज बुरहानपुर के ज़ेर-ए-एहतमाम मुमताज़ मौर्रिख मोहम्मद रफ़ीक की किताब गौहर राज़दां का मुमताज़ अदीबों की मौजूदगी में बुरहानपुर में इजरा किया गया। बाब-ए-दक्कन बुरहानपुर, जिसका ताल्लुक अभी तक फारूकी अहद हुकूमत से जोड़कर पेश किया जाता है, पहली बार मुमताज़ मौर्रिख मोहम्मद रफ़ीक ने तारीखी दस्तावेजात और कुतबात के हवालों से मदीनतुल औलिया बुरहानपुर को ताबईन के कदम लेने की सादत से साबित किया है। 200-1800 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब में शाहन फारूकी के हवाले से मुख्तलिफ अनछुए गोशों को भी उजागर करने की कोशिश की गई है। ये जो किताब है ये अपनी नौइयत की एक मुनफरिद किताब है। दरअसल इसमें बुरहानपुर की तारीख़ पर गुफ्तगू तो की गई है, लेकिन साथ साथ इस बात को बताने की भी कोशिश की गई है कि बुरहानपुर से पहले, बुरहानपुर की तारीख़ से पहले तब ताबाइन और आदम अलैहिस्सलाम से ले करके तो आज तक की तारीख़ को भी इस किताब में तहरीर करने की रफ़ीक साहब ने कोशिश की है। वो लोग जो इस तारीख़ से वाकिफ़ नहीं थे, इस किताब के ज़रिए से वो इस तारीख़ को भी जानने लगेंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि शहर बुरहानपुर के अंदर बहुत से मुसन्निफ़ों ने अपने हक़ अदा किए और तारीख़ों से बुरहानपुर के बारे में मालूमात दी जो काबिल दीद है, मगर हम हज़रात ने उनकी तारीख़ों को नज़रअंदाज कर दिया और शहर बुरहानपुर की तारीख़ अधूरी रही। और आज ये आलम है कि यहाँ पर सही तारीख़ मिलना भी मुश्किल हो गई है। गिनी चुनी किताबें थी जो आज वो भी मैसर नहीं। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फ़िलहाल इतना ही। आदाब।